नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की लेक्चर्स की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, ठीक है, या फिर मध्य प्रदेश का रिवर सिस्टम। तो एक एक करके हम देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम रहते हैं, ठीक है, का बहुत सारी सैकड़ों नदियों का यहाँ से उद्गम होता है, ठीक है। इसी यही कारण है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोला जाता है, नदियों का मायका, ठीक है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोला जाता है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ से सैकड़ों नदियों का, बहुत ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है और वो सारी नदियाँ अदर स्टेट में भी जाती हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि नदियों का मायका मध्य प्रदेश को बोला जाता है। तो वो सब हम आगे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं आखिर नदी होती क्या है, ठीक है, नदी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों पानी का या फिर जल का एक निश्चित दिशा में लगातार बहना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक साधारण सी डेफिनेशन, ठीक है। जल का निश्चित दिशा में लगातार बहना, ठीक है। एक सिंपल सी मैंने डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। जल का एक निश्चित दिशा में लगातार बहना ही नदी कहलाती है, ठीक है। एक मैंने बस आपको जस्ट बता दिया, एग्जाम में नहीं पूछेगा कभी, ठीक है, बस लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नदी की आखिर डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है दोस्तों अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र। अपवाह तंत्र इंग्लिश में से हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, है ना। तो अपवाह तंत्र क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए एक कोई नदी है, ठीक है, ये नदी है। अब देखिए इसकी कुछ सहायक नदी भी होती हैं, ठीक है। एक नदी यहाँ से आकर मिलेगी, एक नदी यहाँ से आकर के मिलेगी। अब हो सकता है जो इसमें आकर के नदी मिल रही है तो इसमें भी कोई नदी आकर के मिली, या फिर इसमें भी नदी आकर के मिली, ठीक है। इस प्रकार से जो पूरा नदी का मेन रिवर हो गई ये वाली, ठीक है, मेन रिवर ये हो गई, और इसमें भी कई सारी नदियाँ आकर के मिल रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई मेन नदी, ठीक है, और ये इसकी अन्य सहायक नदियाँ, इनको क्या बोलेंगे, सहायक नदियाँ, ठीक है, सहायक नदियाँ, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। तो इस संपूर्ण सिस्टम को दोस्तों हम बोलते हैं अपवाह तंत्र, अपवाह क्षेत्र, या फिर नदी का ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इसको हम कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं, है ना, CAT, कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कैचमेंट एरिया क्या होता है, ठीक है। तो यही जो अपवाह क्षेत्र होता है नदी का, इसी को हम कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं, या अपवाह क्षेत्र बोलते हैं, या फिर नदी का ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको हमारे इंडिया या फिर भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। मैंने डिटेल में वहाँ पर सारे नदियों के बारे में बताया, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदी हो, चाहे वो हिमालय वाली नदियाँ हों, चाहे वो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हों, चाहे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हों, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों नदी की परिभाषा और अपवाह क्षेत्र आखिर होता क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में एक एक करके। पहली नदी दोस्तों मैंने ली है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण व बड़ी नदी है, ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहले हम नर्मदा नदी को कवर करेंगे, ठीक है, और आज हम 3 नदी कवर करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश से मुख्यतः जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, ये मध्य प्रदेश, ये हमारा भारत है, ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से 3 नदियाँ हैं जो कि अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर है, ठीक है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और ऊपर जो भी नदियाँ जाती हैं यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, यहाँ से या फिर यहाँ से ये सारी जाकर के अल्टीमेटली कहाँ मिलती हैं, गंगा नदी में, या फिर उनकी सहायक नदियों में जाकर के मिलती है, जैसे यमुना में, या फिर कई सीधे गंगा में जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार की नदियाँ, एक जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं, और एक जो गंगा का अपवाह क्षेत्र या गंगा के ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो आज हम वो नदियाँ पढ़ेंगे जो अरब सागर में आकर गिरती हैं, ठीक है। ये हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है। 3 नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, और ये पूरा अरब सागर है, ठीक है। तो एक हो गई नर्मदा, ठीक है, एक हो गई यहाँ से निकलती है ताप्ती, और एक निकलती है माही। ये 3 नदियाँ हैं दोस्तों, ठीक है, जो पूर्व से, ये पूर्व है, पश्चिम दिशा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, ठीक है। ये 3 नदियाँ आज हम पढ़ेंगे। एक हो गई नर्मदा, ठीक है, एक हो गई ताप्ती, और एक हो गई माही, ठीक है। माही पहले जाती है उत्तर की ओर, फिर आती है दक्षिण की ओर, ऐसे बहती है,
ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और मुझे बताना, ये तो होगी 3 नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, भ्रंश में बहती है, आपको पता होगा भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी के उत्तर से जो भी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, यहाँ से जैसे चंबल निकलती है, यहाँ से सोन निकलती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चंबल की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों उत्तर की ओर बहती है, मतलब यदि हम बोलें मध्य प्रदेश की जो मैक्सिमम नदियाँ हैं उनका फ्लो किस ओर है, उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, देखिए आप यदि आप मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के, वहाँ मैंने प्रायद्वीपीय पठार वगैरह के लेक्चर कवर किए हैं, बहुत ही डिटेल में कवर किए हैं, और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, कौन सी नदियाँ कहाँ बह रही हैं, या फिर प्रायद्वीपीय दक्षिणी प्रायद्वीपीय की नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से मैंने वहाँ पर क्लियर किए हैं, आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो नर्मदा के उत्तर वाली नदियाँ हैं वो मैक्सिमम कहाँ पर जाती हैं, अल्टीमेटली कहाँ जाकर के मिलती हैं, गंगा में। तो उत्तर की तरफ इनका फ्लो क्या क्यों है ना। तो देखिए ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इस प्रकार से, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है। अब देखिए जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसका उत्तरी भाग है जो खास तौर पे आप देखेंगे नर्मदा भ्रंश, ठीक है, नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, वो सब अभी हम देखेंगे क्या होता है भ्रंश घाटी। तो चूंकि जो नर्मदा भ्रंश है उसके उत्तरी भाग है जो, ठीक है, जैसे मान लीजिए नर्मदा नदी यहाँ से बह रही है, तो इसका जो उत्तरी एरिया है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से जितनी भी नदी निकलती हैं वो उत्तर की ओर फ्लो करती है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल क्या किस ओर है, उत्तरी भाग का, भ्रंश के ऊपर वाला भाग उसका जो ढाल है वो है उत्तर की ओर, ठीक है। मतलब ये जैसे हमारा प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ठीक है, यहाँ से नर्मदा भ्रंश हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर से जो भी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम फ्लो करती हैं उत्तर दिशा की ओर, और अल्टीमेटली किस में जाकर के मिलती है, गंगा नदी में। उसका रीज़न ये है उत्तर की ओर बहने का, क्योंकि जो ढाल है हमारे प्रायद्वीपीय पठार का वो उत्तर की ओर है, उत्तरी भाग का, ठीक है। यदि बोले हम नर्मदा भ्रंश के उत्तरी साइड का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, यही कारण है कि यहाँ से निकलने वाली मैक्सिमम नदियाँ उत्तर की ओर फ्लो करती हैं, ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी नदियाँ कहाँ फ्लो करती हैं, पूर्व की ओर, क्योंकि ढाल इसका जो दक्षिणी ढाल है वो पूर्व की ओर है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। तो आपको ये बात याद रखना है, जो मध्य प्रदेश की मैक्सिमम नदियाँ हैं उत्तर की ओर फ्लो करती हैं, ठीक है। यदि आप छोड़ दें इन नदियों को, ताप्ती और नर्मदा नदियों को, उसका रीज़न ये है कि ये भ्रंश घाटी में बहती है ना, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहली नदी हम पढ़ेंगे नर्मदा, ठीक है, पहली नदी है नर्मदा। सबसे पहले पॉइंट तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा भारत की यदि हम बात करें तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी, ठीक है, 5th सबसे बड़ी नदी, 5th या फिर आप लिख लीजिए 5वीं सबसे बड़ी नदी, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है गंगा, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, सबसे बड़ी कौन सी है, गंगा। उसके बाद है गोदावरी, ठीक है, फिर है कृष्णा, कावेरी और नर्मदा, ठीक है। इस प्रकार से 5वां नंबर है इसका, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। 5वीं सबसे बड़ी नदी है हमारे भारत की, और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका उद्गम, देख लेते हैं दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका उद्गम दोस्तों होता है अनूपपुर, एक जिला है मध्य प्रदेश का, पूर्वी भाग है ना, पूर्वी जो यहाँ पर एरिया है, मैंने मैप में यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अनूपपुर जिले के अंतर्गत एक स्थान है अमरकंटक, मीकाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है विंध्याचल श्रेणी, ये सब हम पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है, और यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। ऊपर है विंध्याचल, नीचे है सतपुड़ा, इसके बीच में बहती है नर्मदा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक मेकाल श्रेणी है, ठीक है, इसी के पूर्वी हिस्से में कौन सी श्रेणी है, मेकाल श्रेणी, ठीक है। मेकाल श्रेणी में ही स्थित है अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। तो अमरकंटक के में ही एक नर्मदा कुंड है, वहां से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक नर्मदा कुंड, ठीक है। अनूपपुर जिला आप लिख सकते हैं, अनूपपुर, ठीक है। अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है, अनूपपुर जिले से इसका उद्गम होता है। 1057 मीटर की ऊंचाई से,
ठीक है, ये हाइट भी लिख लीजिए, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके उद्गम की बात, ठीक है। अमरकंटक से आपको पता भी होगा, सबको पता होता है, अमरकंटक से निकलती है अनूपपुर जिले से। और मेकाल श्रेणी भी आप लिख लीजिए, ठीक है। मेकाल श्रेणी, अमरकंटक, ठीक है, नर्मदा कुंड एग्जैक्ट स्थान है इसका, और अनूपपुर जिला हो गया, ठीक है। मेकाल श्रेणी भी आप लिख लीजिएगा, मेकाल श्रेणी, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई इसकी उद्गम की बात, ठीक है। अब इसके हम लंबाई देख लेते हैं, लंबाई कितनी लंबी है ये नदी। इसके यदि लंबाई की दोस्तों मैं ऊपर लिख देता हूं लंबाई, ठीक है। लंबाई दोस्तों यदि हम सबसे पहले देख लें मध्य प्रदेश में कितनी, टोटल इसकी है 1312, ठीक है, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, और 1077 बहती है मध्य प्रदेश में। देखिए जो नर्मदा नदी है 3 राज्यों से होकर के बहती है। पहले मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। उसके बाद जाती है कहां पर, महाराष्ट्र में, बहुत थोड़ी सी बहती है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद कहां जाती है, गुजरात, ठीक है। तो ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे ज़्यादा बहती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद बहुत थोड़ा सा भाग महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात जाती है, और गुजरात के बाद अरब सागर या फिर यहाँ पे खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो ये 3 राज्यों में फ्लो होती है। तो वही मैंने बताया, इसकी यदि आप टोटल लंबाई देखेंगे तीनों राज्यों की, ठीक है, तो ये हो जाएगी कितनी, 1312, ठीक है, 1312 किलोमीटर। और यदि आप सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 1077, ठीक है। इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, खासतौर पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, MPPSC, MPSI, MP पुलिस, अन्य जो भी व्यापम के PEV के एग्जाम होते हैं, ठीक है, लंबाई पूछी जाती है। और जितने मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम हो, ओरिजिन हो, इसकी लंबाई से रिलेटेड हो, ठीक है, और जो मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई 3 राज्यों में बहती है। इसके अलावा इसका हम मुहाना देख लेते हैं। मुहाना मतलब क्या होता है दोस्तों, ये कहाँ गिरती है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि 3 राज्यों में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। आप यदि ये मैप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा गुजरात है, ठीक है, और यहीं पर है खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो ऐसे निकलती है ये और ऐसे यहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसका मुहाना खंबात की खाड़ी है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा भड़ोच जिला, भड़ोच जिला, ठीक है। गुजरात का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जिला स्थित है भड़ोच गुजरात का, ठीक है। तो उसी के पास, उसी के आगे जाकर के ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं दोस्तों। देखिए जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। भ्रंश घाटी क्या होता है वो अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। भ्रंश क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक कोई लैंड है ये, ठीक है, ये पूरा लैंड है, बीच में बना देता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऊपर का मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूं, देखिए भारत की 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं दोस्तों, है ना। मैं बता देता हूं आपको, अच्छे से समझा देता हूं आखिर भ्रंश होता क्या है, ठीक है। देखिए एक नदी है नर्मदा, सबसे बड़ी नदी, सबसे प्रमुख नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है। एक होगी ताप्ती, इसके बाद हम पढ़ेंगे ताप्ती या फिर तापी भी बोलते हैं इसको। एक है दामोदर। छोटा नागपुर का पठार, जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, झारखंड वाला एरिया है। तो छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच, छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, बीच से बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। तो ये 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है। 3 प्रमुख नदियां। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपको दिमाग में ये बात रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताया था भ्रंश घाटी आकर होता क्या। मान लीजिए कोई लैंड है, ठीक है, जमीन है, लैंड फॉर्म है ये, ठीक है। एक अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ, एक दरार यहाँ से पड़ी, एक दरार यहाँ से पड़ी, ठीक है, 2 दरारें पड़ी और धीरे धीरे, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा था, ठीक है, ये नीचे की ओर धंस गया, इस प्रकार से, इस प्रकार से कुछ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से एक भूखंड था, ठीक है, बीच में दरार पड़ी और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला है ना, ये नीचे की ओर धंस गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो आपको दिख रही है घाटी या फिर ये जो आपको दिख रहा है, इसे बोलेंगे हम भ्रंश, है ना। ये भ्रंश का निर्माण हुआ,
रिफ्ट वैली, ठीक है, भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं भ्रंश। और घाटी क्या होता है, घाटी मतलब मान लीजिए दो पर्वत श्रृंखला, एक पर्वत श्रृंखला ये है, एक पर्वत श्रृंखला ये है, यहाँ पे कोई भ्रंश बना है, ठीक है, और यहाँ पे कोई नदी बह रही है, तो उसी को हम बोलते हैं घाटी, है ना। तो भ्रंश घाटी इसलिए बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भ्रंश, ठीक है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से नदी बहती है नर्मदा नदी, ठीक है। देखिए ऊपर मैंने क्या बताया, ऊपर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये हो गई विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इसके हो गई नॉर्थ में, और नीचे हो गई सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसके बीच की ये जो घाटी वाला एरिया है, ठीक है, तो यहीं पे बहती है नर्मदा नदी, ठीक है। और किसमें बहती है, भ्रंश घाटी में। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भ्रंश घाटी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। एक आप ऐसा भी समझ सकते हैं, एक यदि आप उसको ऊपर से देखेंगे, हेलीकॉप्टर से चढ़ के देखेंगे ऊपर से, तो एक नाली के समान दिखेगी कि दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक नाली, बहुत लंबी और बड़ी नाली, और उसमें ये बह रही है, ठीक है। तो एक गड्ढे टाइप में ये बहती है, भ्रंश में बहती है। तो ये तो हो गया दोस्तों भ्रंश, ठीक है। तो एक पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा, नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। रिफ्ट वैली इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, ठीक है। भ्रंश घाटी में बहती है, किसके बीच में बहती है, और यहां पे आप आगे लिख लीजिएगा, विंध्याचल व सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में, ठीक है। विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटी में ये बहती है। अब अगला पॉइंट दोस्तों एक और इसके संबंध में महत्वपूर्ण। अब देखिए जो नर्मदा है और ताप्ती है, ठीक है, ये नदियां बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती है एस्चुरी। ऐसे लिख लीजिए, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी या फिर इसको बोलते हैं ज्वारनद मुख बनाती है, ठीक है। देखिए एक होता है डेल्टा, एक होता है ना, एक होता है डेल्टा। एक यदि आपने मेरे ज्योग्राफी के पहले के लेक्चर देखे हैं, जो इंडियन ज्योग्राफी के मैंने कवर किए, तो आपको अच्छे से पता होगा एस्चुरी ज्योग्राफी। तो चूंकि हम एमपी के लेक्चर कवर कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है डेल्टा, एक होता है एस्चुरी, ठीक है। डेल्टा क्या होता है दोस्तों, देखिए अच्छे से एक और बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। और खासतौर पर एमपीपीएससी मेंस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जब डेल्टा क्या होता है, जब नदी ऐसे बहती है और वो अपने मुहाने पर पहुंचती है, मुहाने मतलब एंड पॉइंट, जब वो समुद्र में गिरने वाली होती है, ठीक है। तो डेल्टा में क्या होता है, नदियों एंड पॉइंट मुहाने पर जाते जाते उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है ना, स्लो हो जाती है जब स्पीड उसकी। देखिए मान लीजिए ये नदी इस प्रकार से बह रही है, ठीक है, और एंड पॉइंट में उसके मुहाने पर जाते जाते वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है, तो वो अपने साथ जो अवसाद सेडिमेंट्स है ना, मिट्टी बालू गाद वगैरह जो भी लाई है, ठीक है, तो इस प्रकार से वो फैलती है, ठीक है। और ये जो अवसाद अपने साथ लाई है उनका निक्षेप यहाँ पर करती है, और इस प्रकार से समुद्र के पास और जाकर के समुद्र में गिर जाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ के जो मैक्सिमम नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी डेल्टा बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। पूर्वी की तरफ बहने वाली जो प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी की तरफ बहने वाली नदियां, मैक्सिमम नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा, ठीक है। और एस्चुरी क्या होता है दोस्तों, एस्चुरी चूंकि ये देखिए भ्रंश घाटी में बह रही है, ठीक है, और कहाँ गिर रही है, खंबात की खाड़ी में। तो ये बहुत ही स्पीड से बहती हैं, बहुत स्पीड से फ्लो करती हैं, ठीक है। और जब ये गिरती हैं अरब सागर में, ऐसे आई मान लीजिए, और ये सीधे डेल्टा मतलब फैलती नहीं है अपने मुहाने पर, ठीक है, सीधे कहाँ पर जाती हैं, सीधे अपनी खाड़ी में, या फिर जहाँ पे भी वो जा रही हैं, अरब सागर में गिर रही हैं तो अरब सागर में, या फिर खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं तो खंबात की खाड़ी में। तो मतलब उसका जो भी मुहाना है वहाँ जाती हैं और सीधे अवसादों का निक्षेप समुद्र में ही कर देती हैं। इस प्रकार से फैलती नहीं है ये, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम एस्चुरी। यदि नदी सीधे जाकर के एंड पॉइंट सी में जा रही है, ठीक है, ज़्यादा फैल नहीं रही है और अपने अवसादों का निक्षेप भी समुद्र में ही कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे एस्चुरी। और डेल्टा आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार से फैल जाती है, उसे बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो नर्मदा नदी दोस्तों
जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, फिर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, ताप्ती हो गई, नर्मदा नदी हो गई, ये दो नदियां हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एस्चुरी का निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया है हमारे इंडिया यहाँ पे जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली मैक्सिमम छोटी छोटी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं पश्चिमी घाट से और यहाँ अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, ये भी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, क्यों बनाती हैं ये सारे आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो आप मेरे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो पश्चिमी आप ऐसा याद रखिए, एक तो हो गई नर्मदा, एक हो गई ताप्ती, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं किस ओर, पूर्व की सॉरी पश्चिम की ओर, जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली मैक्सिमम नदियाँ पश्चिमी घाट से वो भी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि बहुत तीव्र गति से निकलती हैं, इनका वेग बहुत तीव्र होता है और सीधे समुद्र में जाकर तेजी से गिरती हैं। ठीक है, अपने मुहाने पर फैलती नहीं है वो। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा, एस्चुरी और भ्रंश घाटी। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है दोस्तों ज्योग्राफी के, आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चे बस रट लेते हैं कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, उनको पता नहीं होता भ्रंश होता क्या है, घाटी होती क्या है। ठीक है, इसके अलावा वो रट लेते हैं कि ये एस्चुरी बनाती है, पता नहीं है एस्चुरी, तो क्या मतलब ऐसे पढ़ने का ना। तो एक बार आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, इसके बाद और आगे हम देखते हैं नर्मदा नदी के, तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, एक तो एस्चुरी बनाती है। ठीक है, इसके अलावा भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, अब ये दोस्तों नर्मदा नदी किन किन जिलों से, लगभग 15 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, तो एक पॉइंट डालकर लिखिए, नर्मदा नदी 15 जिलों से होकर बहती है। देखिए दोस्तों नर्मदा नदी काफ़ी बड़ी है, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, लगभग 1077 तो मध्य प्रदेश में ही बह रही है, 1077 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए पूरा पूर्व से लेकर के पश्चिम तक पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर रही है। ठीक है, तो लगभग 15 जिलों में ये बहती है। ठीक है, अब 15 जिलों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको रटना नहीं है, जब मैं अभी आपको लिखवा दूंगा 15 जिले, तो बहुत सारे जिले तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ जिले आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखिए अनूपपुर से तो निकल ही रही है। ठीक है, तो अनूपपुर हो गया। ठीक है, फिर डिंडोरी हो गया, आप मैप देखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, अनूपपुर हो गया, डिंडोरी हो गया, इसके बाद हो गया मंडला। ठीक है, ये जबलपुर के आसपास के जिले हैं पूरे। उसके बाद हो गया जबलपुर। ठीक है, उसके बाद हो गया नरसिंहपुर। ठीक है, नरसिंहपुर हो गया, अनूपपुर हो गया, डिंडोरी हो गया। ये लाइन से पूरे जिले लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पूरे लाइन से ही लिख रहा हूं, आप मैप में देख सकते हैं कौन सा जिला कहां पर है, पूरे लाइन से लिख रहा हूं मैं। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर। ठीक है, इसके बाद होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद के बाद दोस्तों आता है रायसेन। ठीक है, रायसेन के बाद सीहोर। ठीक है, सीहोर के बाद आता है देवास। सीहोर हो गया, देवास हो गया, फिर हरदा। ठीक है, उसके बाद खंडवा, खरगोन, बड़वानी। ठीक है, धार, अलीराजपुर। धार और अलीराज, नीचे लिख देता हूं यहां पर, धार और अलीराजपुर। ठीक है, देखिए ये 15 होगा ना, गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये 15 जिलों से होकर के नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, अब बहुत सारे जिले इसमें आपको रटना की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको जबलपुर में पता ही होगा, जबलपुर से बहती है। ठीक है, तो जबलपुर सबसे बड़ा जिला हो गया, मतलब महत्वपूर्ण जिला हो गया। इसके आसपास कई जिले हैं, मंडला, डिंडोरी। अनूपपुर से तो निकल ही रही है ना, इस जिले से तो निकल ही रही है, ये जिले आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा नरसिंहपुर भी बिल्कुल लगा हुआ है जबलपुर से। ठीक है, नरसिंहपुर। होशंगाबाद बहुत मेन एरिया है। ठीक है, तवा नदी आकर के मिलती है, अभी मैं आपको बताऊंगा होशंगाबाद। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए होशंगाबाद मैंने मतलब बनाया है। ठीक है, होशंगाबाद आपको पता होगा। इसके अलावा रायसेन, सीहोर। ठीक है, देवास, ये आसपास के जिले हैं। रायसेन ठीक है भोपाल के पास है, सीहोर भी भोपाल के पास लगा हुआ है, तो आप ऐसा याद कर लीजिए, रायसेन से सीहोर भी लगा हुआ है, और सॉरी भोपाल से सीहोर भी लगा हुआ है, रायसेन बिल्कुल पास पास के जिले हैं, 40 किलोमीटर दूर 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 के। ठीक है, तो रायसेन, सीहोर। ठीक है, इसके अलावा देवास, ठीक है इंदौर के पास है ये, हरदा,
खंडवा खरगोन आपको याद हो जाएगा क्योंकि महेश्वर ओंकारेश्वर हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ओंकारेश्वर महेश्वर है, ठीक है। इसी के एक आता है खंडवा में महेश्वर, एक आता है ओंकारेश्वर, ठीक है, खरगोन में, ठीक है। इसके अलावा बड़वानी, धार, अलीराजपुर, ठीक है। ये बिल्कुल सीमा वाले राज्य यहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है। अलीराजपुर, धार यहीं पर स्थित हैं, ठीक है। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। आप एक बार मैप में देख लीजिएगा, पूरी लाइन से लिखे हैं मैंने इस प्रकार से, ये पूरी जिले लाइन से, ठीक है। यहाँ पर है अनूपपुर है, फिर डंडोरी है, फिर मंडला है, फिर जबलपुर है, फिर होशंगाबाद है, रायसेन है, सीहोर है, ये पूरे लाइन से मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये 15 जिले आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे हम देख लेते हैं, इसके अलावा इसके किनारे स्थित प्रमुख नगर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रमुख नगर, इसके किनारे स्थित नगर देख लेते हैं, किनारे स्थित नगर, ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक, यहां से तो ये निकल ही रही है, ठीक है। इसके बाद जबलपुर, ठीक है, जबलपुर बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है, ठीक है। जबलपुर, अभी हम जबलपुर के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। जबलपुर के बाद आप मंडला लिख लीजिए, ठीक है, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जिले आपको जिलों में और उसके बगल में, नदी के बगल में स्थित नगरों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मान लीजिए जबलपुर है, ठीक है, जबलपुर नगर है, ठीक है। अब देखिए जिला तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, जिला बहुत बड़ा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी तहसील भी होंगी, ठीक है, तहसील भी होंगी, गांव भी होंगे। तो ये पूरा हो गया जबलपुर जिला और ये हो गया जबलपुर नगर, ठीक है। तो जिले मैंने यहाँ पे लिख दिए 15 जिले, ठीक है। जिला ये पूरा जिला हो जाएगा और नगर सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए नर्मदा नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो ये जबलपुर नगर को कवर कर लिया, ठीक है, लेकिन पूरे जिले के हर तहसील को तो नहीं कवर कर रही ना। तो वही बात है, ये नगर मैं वो लिख रहा हूँ जिससे बिल्कुल किनारे से होकर नर्मदा नदी गुजर रही है, ठीक है। तो नगर अलग चीज़ है और जिले अलग चीज़ है ना। जिला एक बहुत बड़ा होता है, उसमें तहसील होती हैं, ग्राम होते हैं, है ना। तो अमरकंटक, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, ठीक है। इसके अलावा महेश्वर, महेश्वर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओंकारेश्वर, ठीक है, ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर, अभी हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। ओंकारेश्वर है। इसके अलावा झाबुआ, बड़वानी, ठीक है, ये कुछ प्रमुख नगर हैं दोस्तों, इसके किनारे स्थित हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा डिंडोरी, डिंडोरी हो गया कवर, डिंडोरी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अमरकंटक, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद, महेश्वर, ओंकारेश्वर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, ठीक है, ये जो नगर हैं, ठीक है, या सिटीज़ हैं, नर्मदा नदी के किनारे हैं, ठीक है। और ये 15 जिले हैं जो इसके किनारे या फिर इससे होकर के नर्मदा नदी इन जिलों से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गए दोस्तों। इसके अलावा देखिए एक नदी है दोस्तों, यहाँ से देखिए अमरकंटक से निकली, होशंगाबाद के पास एक इसकी सहायक नदी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ उसकी कितनी टोटल सहायक नदियाँ हैं, है ना। ये आप लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर। देखिए स्क्रीनशॉट से काम नहीं बनेगा, यदि आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख रहे हैं और आप सोचेंगे मैं बाद में देख लूँगा, तो स्क्रीनशॉट कहाँ जाएगा आपको भी नहीं पता, है ना। तो आप प्रॉपर एक कॉपी लेकर बैठिए और मेरे साथ पर नोट बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। देखिए सबसे अब इसकी हम सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। सहायक नदियाँ, ठीक है। तो दोस्तों यदि नर्मदा की हम बात करें तो इसकी कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सहायक नदियाँ मैंने आपको बता दिया, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। देखिए ये जैसे एक यहाँ से मिल रही है, एक यहाँ से मिल रही है, फिर इसमें कोई नदी आकर के मिल रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो इन्हें हम बोलते हैं सहायक नदियाँ, ठीक है। एक मेन नदी होती है, फिर उसकी एक कई सारी सहायक नदियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से इसकी टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी यदि हम बात करें तो 19 नदियाँ मिलती हैं दाईं तरफ से, दाईं मतलब क्या होगा, राइट, ठीक है। और 22 नदियां मिलती हैं बाईं तरफ से, लेफ्ट, ठीक है। नदी का फ्लो इस साइड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में नदी बह रही है ना, पश्चिम की ओर बह रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये हो गया इसका पूर्व, ये हो गया पश्चिम, है ना। देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है नदी, है ना,
पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आप यदि ऐसा खड़े होंगे तो आपका राइट हैंड ये वाला होगा जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये लेफ्ट होगा। तो ठीक है, ये होगी दाई सहायक नदियाँ, राइट ट्रिब्यूटरीज, और नीचे वाली होगी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। तो इस प्रकार से इसकी टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं, 19 दाईं ओर से और 22 बाईं ओर से। अब इसकी कुछ हम महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ लिख लेते हैं, ठीक है, दाईं और बाईं। देखिए दाईं नदियों में है, यदि मैं आपको दाईं सहायक नदियाँ बताऊँ, दाईं या फिर राइट, ठीक है, राइट से कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। एक तो हो गई हिरन, ठीक है, चंद्रशेखर, हथनी, चोरल, कोलार, वरना, मान और ऊटी, ठीक है। ये इसकी दाईं सहायक नदियां हैं। कुछ महत्वपूर्ण मैंने लिखी हैं, ऐसे तो 19 हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है, आप भी लिख लीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं दाईं सहायक नदियाँ बाईं सहायक नदियाँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसकी दाईं या फिर राइट हैंड से आकर मिलने वाली नदियाँ, ये दाईं वाली, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इसकी बाईं सहायक नदियाँ या फिर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, है ना, बाईं सहायक नदियाँ। अब देखिए बाईं सहायक नदियों में मैक्सिमम जो किचन में चीज़ें यूज होती हैं, शक्कर, तवा, इस प्रकार के नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तवा आपको रटना नहीं है, शक्कर, दूधी, ठीक है, ये सारी चीज़ें किचन में यूज होती हैं। तवा सबसे महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है दोस्तों, सबसे बड़ी। अभी हम थोड़ा तवा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूधी, सेर, बूंदी, ठीक है, बूंदी भी खाने वाली चीज होती है। एक होती है छोटी तवा, छोटी तवा, कुंदी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो बाईं या फिर नीचे से इसके आकर के मिलती हैं, ठीक है। तवा, शक्कर, दूधी, सेर, बूंदी, छोटी तवा और कुंदी, ठीक है दोस्तों। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं महत्वपूर्ण, दाईं और बाईं तरफ से आकर के मिलने वाली हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसकी टोटल पूछ सकता है कि नर्मदा की कितनी सहायक नदियां हैं, 41, ये आपको याद रखना है। और दाईं बाईं तरफ के, देखिए ये नहीं पूछेगा कि कौन सी नदी दाईं से आकर के मिल रही है, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा कि हिरन कौन सी सहायक नदी है इसकी, दाईं की बाईं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। जब जस्ट मैंने आपको अलग अलग इसको लिखवा दिया ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है। अब देखिए एक इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा, ठीक है, होशंगाबाद के पास आकर के इससे मिल रही है, ठीक है। कहाँ से निकलती है तवा नदी? तवा नदी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। पचमढ़ी, पचमढ़ी हिल स्टेशन है दोस्तों, है ना, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, यहाँ से निकलती है तवा नदी, ठीक है। यहाँ की महादेव हिल्स है, यहाँ पर कौन सी हिल है? महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, ठीक है, पचमढ़ी, ये आप लिख लीजिए, इसके बारे में पूछ सकता है इसकी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है और सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। तो महादेव हिल्स, पचमढ़ी, होशंगाबाद जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है, होशंगाबाद भी लिख लीजिएगा, ठीक है। होशंगाबाद यहाँ से निकलती है ये, और होशंगाबाद के पास ही नर्मदा नदी में आकर के कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? बाईं, ये आपको याद रखना है, बाईं या फिर लेफ्ट सहायक नदी है ये, ठीक है, नीचे से आकर के मिलती है, ठीक है। 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। बाकी देखिए जो भी नदी है उतना कुछ इनमें पढ़ने वाला नहीं है, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नदियां इसकी सहायक नदियां नहीं है। एक तवा नदी थी तो मैंने आपको बता दी कहाँ से निकल रही है, पचमढ़ी से निकल रही है, महादेव पहाड़ी से निकल रही है, महादेव हिल से निकल रही है। पचमढ़ी भी होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बाईं तरफ से आकर के होशंगाबाद के पास आकर के नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो ये तो हो गई इसकी सहायक नदियों की बात, है ना दोस्तों। इसके अलावा और अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ इसमें वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, वाटरफॉल हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जलप्रपात वाटरफॉल हैं। अब तवा नदी में दोस्तों एक पॉइंट और है, ठीक है, इसमें एक नदी पुल है, सबसे लंबा नदी पुल है, ठीक है, तवा नदी पर, ऐसे लिख लीजिएगा, सबसे लंबा नदी पुल, ठीक है, तवा नदी पर ही है, ठीक है। ये जो मैंने आपको भी बताई ये सहायक नदी, इस पर सबसे लंबा नदी पुल है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा मैं आपको वाटरफॉल जलप्रपात बता देता हूँ कौन कौन से महत्वपूर्ण जलप्रपात है। तो सबसे पहले दोस्तों दो जलप्रपात है, एक है कपिल धारा और एक है दुग्ध धारा। ठीक है, नर्मदा नदी के बता रहा हूं जलप्रपात। ठीक है, महत्वपूर्ण जलप्रपात एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों जलप्रपात जो है वो अनूपपुर में है। ठीक है, कहाँ से? अनूपपुर के पास से ही निकल रही है ये अमरकंटक से, और वहीं पर निकलते ही साथ ये दो जलप्रपात बनाती है, एक है कपिल धारा, एक है दुग्ध धारा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कपिल धारा दुग्ध जो जलप्रपात है कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण धुआंधार, आप गए भी होंगे बहुत से लोग, है ना, धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये है भेड़ाघाट जबलपुर, भेड़ाघाट जबलपुर। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, भेड़ाघाट के पास, जबलपुर के पास एक स्थान है भेड़ाघाट, मतलब जबलपुर से लगा ही हुआ है, जबलपुर में ही है। ठीक है, तो वहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात। इसका नाम धुआंधार इसलिए है दोस्तों, जब ये झरना ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो इसकी बहुत सारी जो बौछार हैं, है ना, पतली पतली बौछार हैं, वो ऊपर उड़ती हैं। ठीक है, तो एक धुएं के समान उड़ती हैं, तो इसी कारण इसका नाम धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, अब देखिए, जब ये नर्मदा नदी है दोस्तों, यहाँ जबलपुर वाले एरिया में बहती है, खासतौर पर ये भेड़ाघाट वाले एरिया में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संगमरमर होता है ना, संगमरमर की चट्टानों के बीच में बहती है। तो यहाँ पर संगमरमर की चट्टानों के बीच में नर्मदा नदी बहती है, आपको एक पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संगमरमर होता है। ठीक है, और ये जो भेड़ाघाट है, यहाँ पे मूर्तियों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा भगवान वगैरह की मूर्ति बनाई जाती हैं संगमरमर से। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, एक जलप्रपात है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा, ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये कहाँ पर है? महेश्वर। ठीक है, महेश्वर में है सहस्त्रधारा जलप्रपात। महेश्वर किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? खरगोन के अंतर्गत, है ना, खरगोन जिला, महेश्वर। एक दो जलप्रपात और है दोस्तों, एक है मानधार, एक है दर्दी। ये दो अलग अलग जलप्रपात हैं, दोनों कहाँ पे हैं? खंडवा, खंडवा जिले में बड़वार के पास हैं, बड़वार के पास। ठीक है, खंडवा आप याद रखिए, मानधार और दर्दी दो जलप्रपात है खंडवा। ठीक है, ऐसे ही तो ये पांच या फिर छह, ये दोनों अलग अलग हैं, कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, सहस्त्रधारा, मानधार और दर्दी। ठीक है, ये जो पांच छह मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये होगा हमारे नर्मदा नदी में स्थित जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और बची है, परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इसमें? तो परियोजनाएं, देखिए परियोजनाएं हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट बता देता हूं कि कौन कौन सी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, डैम या फिर परियोजना। तो देखिए, एक परियोजना है दोस्तों, ठीक है, महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना, ये महेश्वर में है। ठीक है, ठीक है, एक है इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, महेश्वर परियोजना हो गई, इंदिरा सागर परियोजना हो गई। एक है ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर। ठीक है, ओंकारेश्वर परियोजना हो गई। एक है वर्गी परियोजना, और एक है सरदार सरोवर, ये गुजरात में है। ठीक है, ये पांच परियोजनाएं, महेश्वर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, वर्गी और सरदार सरोवर। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हालांकि ये हम परियोजना वाला अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, जस्ट मैंने अभी चूंकि नदियों का अध्ययन कर रहे हैं तो मैंने बता दिया ये पांच हैं, ये गुजरात में है ना, ये गुजरात में है। ठीक है, तो ये पांच इसमें परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक महेश्वर है, ठीक है, पवित्र नगर के नाम से जाना जाता है, इसी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक ओंकारेश्वर भी इसके किनारे स्थित है। ठीक है, यहीं पर ये ओंकारेश्वर परियोजना भी है। इसके अलावा ये एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, ओंकारेश्वर आपको पता होगा, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। दो ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ। ठीक है, एक कहाँ पर है? एक है उज्जैन में। ठीक है, महाकाल,
आपको पता होगा सबको, ठीक है। उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग है और एक है कहाँ पर, ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश में जो दो ज्योतिर्लिंग है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ओंकारेश्वर। तो ये था दोस्तों हमारे नर्मदा नदी की बात, ठीक है। सारी चीज़ें लगभग मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं नर्मदा नदी के बारे में। एक बार हम रिविजन करेंगे, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। और दो नदी और हैं, ताप्ती और माही, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया इसका उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है, ठीक है, मेकाल श्रेणी से होता है, ठीक है। 1077 मध्य प्रदेश में बहती है, 1312 टोटल इसकी लंबाई है, ठीक है। इसके अलावा 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है दोस्तों। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। इसके अलावा लगभग 15 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। 15 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों ये, ठीक है। खंबात की खाड़ी, भड़ोच जिला है गुजरात का, वहाँ खंबात की खाड़ी में जाकर एस्चुरी बनाते हुए गिरती है, ठीक है। एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा का मेन पॉइंट छूट गया इसका, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है इसको, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ये मेन पॉइंट मैं भूल ही गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जीवन रेखा कहा जाता है। और एक पॉइंट और इसके कुछ नाम है, ठीक है। रेवा, 3 इसके नाम लिख लीजिए। ये मेन पॉइंट मुझे पहले बताने थे लेकिन दिमाग से निकल गए, ठीक है। इसके अन्य नाम भी हैं, एक है रेवा, एक है मेकल सुता और एक है नामदोष, नामोदोष या फिर नामदोष, ठीक है। ये 3 नाम है दोस्तों, रेवा, मेकल सुता और नामोदोष। दोस्तों जो ये नामोदोष नाम है, नामदोष, ठीक है, ये नाम दिया था टॉलमी ने। टॉलमी आपको पता होगा भूगोलविद थे, ठीक है, हमारे टॉलमी। उन्होंने नामोदोष दिया है नर्मदा को, ठीक है। तो ये 3 अन्य नाम है, रेवा, मेकल सुता, नामोदोष, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है। तो ये था दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी नर्मदा नदी। इसके अलावा 2 नदियाँ और हैं, ठीक है, वो और हम देख लेते हैं। एक है ताप्ती और एक है माही, ठीक है। ये 2 और हम कवर कर लें, उसके बाद आज का चैप्टर खत्म करते हैं। ये 2 नदियाँ छोटी छोटी हैं दोस्तों, मतलब छोटी नहीं है, ताप्ती तो बड़ी नदी है, ठीक है। चूंकि ये भी अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसलिए हम इनको भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। उसके अलावा फिर हम जो गंगा की सहायक, मतलब या बोलें गंगा के ड्रेनेज सिस्टम की नदियाँ हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरी नदी है ताप्ती, ठीक है। देखिए ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पर एक जिला है बैतूल, ठीक है, बैतूल से निकलती है। तो इसका सबसे पहले उद्गम लिख लीजिए, मुल्ताई तहसील है बैतूल के अंतर्गत, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। बैतूल मुल्ताई से इसका उद्गम होता है, ठीक है। मुल्ताई एक तहसील है बैतूल के अंतर्गत, ठीक है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। सतपुड़ा श्रेणी से ही इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी है, ये यहीं से इसका ओरिजिन होता है, इस प्रकार से बहती है, ठीक है। और ये भी पहले जाती है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में जाती है, फिर महाराष्ट्र में जाती है, फिर उसके बाद गुजरात में जाते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो बैतूल मिलता ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसका ओरिजिन, ठीक है। इसके अलावा इसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो 724 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई है। लंबाई भी इंपॉर्टेंट है इसकी, है ना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पुराणों में, ठीक है, पुराणों में और महाभारत में इसे सूर्य की पुत्री कहा गया है, सूर्य की पुत्री ताप्ती को, ठीक है। तो इसका नाम सूर्यपुत्री भी बोला जाता है, इसको सूर्यपुत्री, क्योंकि पुराणों और महाभारत में से सूर्य की पुत्री कहा गया है। तो आप ऐसा लिख लीजिए, पुराणों और महाभारत में इसे सूर्य की पुत्री कहा गया है, ठीक है। इसी कारण इसका नाम सूर्यपुत्री भी है, ठीक है। इसके बाद आगे यदि हम बात करें तो यदि मध्य प्रदेश में दोस्तों ये बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर, ठीक है, यहीं पर बाउंड्री में स्थित है सारे जिले। बैतूल से तो निकल रही है, ठीक है, खंडवा और बुरहानपुर, ठीक है, 3 जिलों में ये बहती है, ठीक है, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र के बाद जाती है गुजरात में, और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी यदि हम सहायक नदियों की बात करें, ठीक है, तो इसकी सहायक नदियों में है दोस्तों, एक है पूर्वा, एक है बोरी और एक है गिरना, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए पूर्वा,
बोरी और गिरना, ये 3 सहायक नदियां हैं इसकी, ठीक है। इसके अलावा ये भी दोस्तों भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। भ्रंश घाटी में जैसे नर्मदा मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी एस्चुरी ही बनाती है, भ्रंश घाटी में बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है ना। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है ये सब। तो ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, एस्चुरी में बनाती है, ठीक है, और भ्रंश घाटी में बहती है। इसके अलावा दोस्तों इसके किनारे कुछ शहर स्थित है। एक तो आपको बुरहानपुर लिखना है, ठीक है, बुरहानपुर याद रखना है, और एक सूरत, ठीक है, गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है सूरत, वो भी इसके किनारे स्थित है, ठीक है। तो बुरहानपुर और सूरत ये दो जो नगर हैं इसके किनारे स्थित हैं, ठीक है। तो ये आपको अक्सर एग्जाम में आता है, बुरहानपुर और सूरत, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सूरत किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती। खासतौर पर ये सूरत तो आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ऐसा आप नोट डालकर लिख लीजिए, अलग से पॉइंट बनाकर लिख लीजिए कि सूरत ताप्ती नदी के किनारे, और बुरहानपुर भी इसके किनारे स्थित है। इसके अलावा 2 परियोजना है दोस्तों, परियोजनाएं, ठीक, गुजरात में ही है दोनों। एक है काकरापारा, काकरापारा, ठीक है, नाम से ही आप समझ जाएंगे गुजरात की परियोजना है ताप्ती नदी पे। और एक है ओकाई, ठीक है, ये दोनों परियोजनाएं इसी नदी पर है, एक काकरापारा और ओकाई, ठीक है। तो इतने ही पॉइंट इसमें हमें पढ़ने हैं, ठीक है। इसका उद्गम से क्वेश्चन आ सकता है, इसकी लंबाई से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। भ्रंश घाटी में बहती है, मैंने आपको बता दिया 3 नदी हैं, ठीक है, जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। एक तीसरी दामोदर है और 2 नर्मदा ताप्ती है मध्य प्रदेश की, ठीक है। इसके अलावा दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं और दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, दोनों एस्चुरी बनाती हुई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया बुरहानपुर और सूरत इसके किनारे स्थित है, 3 राज्यों में बहती है, ठीक है। और ये 2 परियोजनाएं भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इतने पॉइंट हैं इसमें। इसके बाद हम अगली नदी पढ़ते हैं, माही, एक छोटी सी नदी है माही, जो कि अरब सागर में ही गिरती है, मतलब उसी साइड जाकर के गिरती है, ठीक है। माही, ठीक है, तो ये कहां से निकल रही है दोस्तों? यहां पर एक जिला है पूर्व में, यहां पर धार जिला है, एक धार, ठीक है। तो इस प्रकार से निकलती है, ठीक है। देखिए इसका जो ओरिजिन है वो है मिंडा ग्राम धार, ठीक है। उद्गम कहाँ से हो रहा है? मिंडाग्राम धार जिला, ठीक है। इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो 580 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। लंबाई बहुत ज़्यादा बड़ी है, वह इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, ठीक है। 3 राज्यों में दोस्तों बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद जाती है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद जाती है गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, देखिए इस प्रकार से बहती है। पहले ऊपर जाएगी, उत्तर की ओर जाएगी, फिर दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है। अब इसकी एक इससे जो क्वेश्चन आता है वो ये है दोस्तों कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। देखिए कर्क रेखा आपको पता होगा मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर से और भारत के बिल्कुल सेंटर से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में आता है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश की, या फिर आपको दे देगा कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको याद रखना माही नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? मिंडाग्राम धार से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके बारे में जस्ट इतने ही पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार से जाती है और खंबात की खाड़ी के पास, अरब सागर के पास जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो ये 3 नदियां हैं दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये कहाँ जाते हैं? खंबात की खाड़ी के पास जाकर के गिरती हैं, अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी हमारी नदियाँ हैं सबका फ्लो कहाँ है? उत्तर की ओर है। कुछ 1-2 नदियाँ हैं जो यहाँ साउथ से निकलती हैं, है ना, और गोदावरी में जाकर के मिलती है। बाकी मैक्सिमम नदियाँ हमारे जो है वो गंगा के ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है। तो वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आज ये 3 नदियाँ मैंने आपको बता दी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।